Methods of purification of organic compounds. Now see, organic compounds can be obtained from various sources, some natural, some artificial. Natural sources are plants and animals, microorganisms, coal, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, और इन्हें हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स और सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, किसी भी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बनाएंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहना ही है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए इट शुड बी इन प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में होना जरूरी है, 100% प्यूरिटी रहना जरूरी है, तो ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के कई सारी मेथड्स हम यूज करते हैं, लाइक सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी एटसेट्रा। इन सभी मेथड्स को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्लिमेशन है क्या। अब सब्लिमेशन का मतलब जानने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, पूजा। अब जैसे मैंने पूजा कहा, कुछ बच्चों के चेहरे पे अजब से मुस्कुराहट दिख रही है, कुछ चेहरे पे चमक दिख रही है, लेकिन ज़्यादा मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उस पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पूजा की बात कर रहा हूँ जो हम हर रोज करते हैं, भगवान की पूजा। मैं किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा की बात कर रहा हूँ। अब भगवान की पूजा करते समय हम कौन से केमिकल का यूज करते हैं, या कीजिए कैम्फर, कपूर। कैम्फर जो है, अगर हम कुछ समय के लिए खुले हवा में रखेंगे तो क्या होगा, गायब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद अगर देखोगे तो कैम्फर आपको नहीं दिखेगा। मतलब क्या हो गया कि कैम्फर गैसेस फेज में चला जाता है और फिर वो हवा में डिस्पर्स होता है, डिफ्यूज होता है। तो ये जो सब्सटेंस है जो सॉलिड से, कैम्फर पहले कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता, थोड़ी देर बाद वो कौन सी फेज में चला जाता है, वेपर फेज में चला जाता, बट विदाउट मेल्टिंग। कैम्फर जब वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, कोई लिक्विडेड ट्रेसेस वहां आपको नहीं दिखेंगे, मतलब वो मेल्टिंग स्टेट में नहीं जाएगा, मेल्टिंग फेज में नहीं जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं sublimation. Therefore, the process in which substance changes from solid to vapor state without passing through liquid state is known as sublimation. किसका किसमें रूपांतर होगा, सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में रूपांतर होगा, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, मेल्टिंग प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। तो किसका किसमें कन्वर्शन होगा, सॉलिड का वेपर में। लिक्विड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब देखते हैं कि यहाँ सब्लिमेशन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे, जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल रहेगा लेकिन इम्प्यूरिटीज नॉन वोलेटाइल, नॉन सब्लिमेबल रहेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेबल रहेगा लेकिन इम्प्यूरिटीज नॉन सब्लिमेबल होती है। ऐसे केसेस में हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं ये सब्लिमेशन किस प्रकार से कैरी किया जाता है, देखिए जरा। तो यहां पे हम लेते हैं एक, समझिए ट्राइपॉड स्टैंड यहां रखा गया है, इस प्रकार से रहेगा। इस पे हम रखेंगे ये चाइना डिश है या वॉच ग्लास भी आप ले सकते हैं। इस चाइना डिश में हम सब्सटेंस लेते हैं,
या मिक्सचर ले सकते हैं, चलेगा, मिक्सचर भी हम ले सकते हैं। कौन सा मिक्सचर लेंगे? नफ्तालीन प्लस सॉल्ट और एक नफ्तालीन चलेगा, मिक्सचर हमने लिया। उसके बाद यहां एक फनेल को हम इस प्रकार से रखेंगे, ये फनल रहेगा। यहां पे हमें इस प्रकार से कॉटन लग का यूज करना पड़ेगा, कॉटन वूल प्लग कहेंगे, ताकि यहां से वेपर्स बाहर ना निकल जाए। बाद में ये जो आपको दिख रहा है इसको हम फनल कहते हैं। यहां से हम हीट करेंगे स्लोली, बर्नर रहेगा। स्लोली हीट करेंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए, जैसे हम स्लोली हीट करेंगे नैप्थलीन सब्लिमेशन दिखाता है, ये सप्लाई होता है नैप्थलीन, सॉल्ट नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, नैप्थलीन की वेपर्स बनती है और वो वेपर्स यहां जाके ट्रैप होती है। इस पोर्शन में वेपर्स ट्रैप होती है और बाद में जब हम इसे कूल करेंगे तो यहाँ नैप्थलीन सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ये नैप्थलीन रहेगा। और उसके बाद यहाँ जो बचेगा वो सॉल्ट रहेगा। इस प्रकार से नैप्थलीन से सॉल्ट को हमने सेपरेट कर डाला। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ कौन जमा हो जाएगा? नैप्थलीन। जब हम इसे कूल करेंगे तो नैप्थलीन के क्रिस्टल्स बनेंगे और यहाँ कौन बचेगा? सॉल्ट। इस प्रकार से मिक्सचर से हमने नैप्थलीन और सॉल्ट को सेपरेट कर दिया है। दिस इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। अब सब्लिमेशन से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं? कैम्फर, नैप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, इंडिगो, एंथ्राक्विनोन, all these substances can be purified with the help of sublimation technique. So remember well, sublimation means conversion of solid to vapor directly without undergoing into the liquid state. सब्लिमेबल सब्सटेंस से नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक रहेगा। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस मेथड से प्यूरिफाई करना, सभी एग्जांपल याद रखेंगे। कैम्फर, नैप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, इंडिगो, एंथ्राक्विनोन एटसेट्रा। पहला मेथड सब्लिमेशन। Now, second method is crystallization. अब यहां बेसिक प्रिंसिपल कौन सा रहेगा? डिफरेंस इन solubilities of organic compound and impurities. ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज इन दोनों के सोलिबिलिटी में जो डिफरेंस रहेगा, दैट इज यूज्ड इन दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ या ये मेथड जनरली कौन से सॉलिड्स में कंपाउंड में यूज किया जाता है? इन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव लो सोलिबिलिटी, जिसको हम कहेंगे स्पैरिंगली सोल्यूबल।
स्पैनिंग सॉल्यूबल का मतलब क्या होगा? जो पानी में काफी कम घुलता है एट रूम टेम्परेचर बट मोर soluble at high temperature. जनरली उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हम यूज करेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम रहती है एट लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेरिमेंटल पार्ट किस प्रकार से रहेगा देखिए जरा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे हम लेंगे एक ट्राइपॉड स्टैंड, इस प्रकार से हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया। यहाँ पे रहेगा बर्नर, यहाँ से उसको हीट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लेंगे फिर से रखेंगे चाइना डिश। एक चाइना डिश में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। जिस सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन करना है उसका पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन हम बनाएंगे। सॉल्यूशन रहेगा ऑफ ए सब्सटेंस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। उसके बाद यहां से हम हीट करेंगे। जैसे जैसे हीट करते जाएंगे वैसे वैसे यहां से इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की वेपर्स निकलती जाएगी। सॉल्वेंट की वेपर्स निकलने के कारण क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड। सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड बनेगा। बाद में इसको कूल करना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद यहां क्या होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे इन सॉल्यूशन। क्रिस्टल्स किसके बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और थोड़ा वो सॉल्वेंट भी यहां प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हमने लिखा क्रिस्टल्स इन सॉल्यूशन। बाद में क्रिस्टल्स को सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट करना, तो यहां हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज करेंगे। अब फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहां हम लेते हैं इस प्रकार से, ये रहेगा फनेल। इसमें यहां पे आपको फिल्टर लगाना है, ये फिल्टर पेपर रहेगा, ये फनेल हो गया फिल्टर पेपर। दिस इज द फिल्टर पेपर। फिर हम यहां से पोर करेंगे तो यहां हमें ये लिक्विड मिलेगा। इस लिक्विड को हम कहते हैं मदर लिकर और फिल्ट्रेट। इस लिक्विड को कहेंगे मदर लिकर और फिल्ट्रेट। और जो भी प्योर क्रिस्टल्स रहेंगे सब्सटेंस के, वो कहां रहेंगे, यहां ट्रैप हो जाएंगे। थोड़े बहुत यहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्प्यूरिटीज भी यहां से निकल जाती है। प्योर सब्सटेंस या क्रिस्टल्स यहां पे रहते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। अब समझो कुछ केसेस में आपको यहां कलर्ड इम्प्यूरिटीज दिखाई देती है। अब ये कलर्ड इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए यहां हम लिखते हैं, कलर्ड इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे, एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल। सॉल्यूशन में अगर कलर्ड इम्प्यूरिटीज है तो उन्हें निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल। चारकोल क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एनिमल चारकोल का मतलब क्या होगा, चारकोल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फ्लेश और बोन्स और ब्लड। एनिमल फ्लेश, बोन्स और ब्लड से इसको बनाया जाता है, इसलिए एनिमल चारकोल कहना। और एक्टिवेटेड क्यों कहना, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है बाय सम केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल मेथड से इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, इसको एक्टिव बनाया जाता है, इसलिए एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव द कलर्ड इम्प्यूरिटीज इन द सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या रखना है, देखिए जरा,
यहाँ बेसिक प्रिंसिपल कौन सा रहेगा? डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्यूरिटीज। जनरली उन केसेस में यूज किया जाता जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी कम रहती है एट लो टेम्परेचर इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और उसी सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी ज्यादा रहती है एट हाई टेम्परेचर। अब एग्जांपल आपको यहां याद रखना है। एग्जांपल कौन सा रहेगा? फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड एंड नैफ्थलीन। इसका मिक्सचर अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। दोनों सप्लीमेबल है, दोनों सप्लाई हो सकते हैं, इसलिए हम उस टेक्निक का यूज नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा टेक्निक का? क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? बिकॉज बेंजोइक एसिड इज sparingly soluble in water at low temperature, room temperature, but solubility increases at high temperature. In this way, we can separate these substances by using crystallization. Third method to purify the organic compound is distillation. अब इसे कौन सी केस में यूज करना है? तो it is used to separate volatile liquid from the non-volatile impurities. वोलेटाइल का मतलब जो इजीली वेपर फेज में जाएगा, ठीक है? तो जो वोलेटाइल लिक्विड है उसको नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज से सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। या ऐसे दो वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर जहां दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सफिशिएंटली डिफर करता है। जब दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट में खूब ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो ऐसे लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जनरली ग्रेटर देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा का रहता है तो हम जनरली डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अब देखते हैं डिस्टिलेशन कैसे कैरी आउट किया जाता है। प्रैक्टिकल पार्ट जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। तो हम यहाँ फिर से लेते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, इस प्रकार से रहेगा। फिर यहाँ पे हम बर्नर का यूज करेंगे, यहाँ से हम हीट सप्लाई करेंगे। यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क रहेगा इस प्रकार से। राउंड बॉटम फ्लास्क हम इसे कहेंगे। दिस इज ए रबर कॉर्क, ये राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें हमने लेना है मिक्सचर। अब समझो हम यहाँ लेते हैं मिक्सचर ऑफ, इसको कहना डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये रहेगा मिक्सचर एसीटोन प्लस वाटर, यहां देते हैं। फिर यहां पे ये स्टैंड रहेगा, स्टैंड रहेगी। इस प्रकार से स्टैंड पे इसको फिक्स करना है राउंड बॉटम फ्लास्क को, और उसके बाद ये आउटलेट रहेगा। ये फिर से रबर कॉर्क रहेगा। और फिर यहां से ये रहेगा इसको कहना वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर रहेगा। ये
पूरा पानी भरा रहेगा यहाँ पे। इसको वाटर इनलेट कहेगा, दिस इज वाटर इनलेट। और यहाँ पे एक आउटलेट रहेगा, इसे वाटर आउटलेट कहेगा। यहाँ पे एक बीकर हम रखेंगे, इस प्रकार से ये बीकर रहेगा। और यहाँ पे फिर लिक्विड इस प्रकार से रहेगा, ये लिक्विड रहेगा जो यहाँ से आएगा, ये वाटर कंडेंसर रहेगा, यहाँ वाटर सर्कुलेट होते रहेगा फॉर द कूलिंग पर्पस। अब देखिए हमें किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने मिक्सचर लिया एसीटोन एंड वाटर, इसे हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 56 डिग्री सेल्सियस। काफी ज्यादा अंतर है दोनों में, इसलिए हम इस मिक्सचर को आसानी से इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस मिक्सचर को हीट करना, हीट करने के बाद किसी एक लिक्विड का वेपर पहले फॉर्म होना शुरू होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसके वेपर्स आसानी से बनेंगे। बाद ये वेपर्स जो है यहां से निकल जाएंगे और जब यहां से पास होंगे थ्रू वाटर कंडेंसर तो these वेपर्स विल कूल डाउन, ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद वेपर्स का कंडेंसेशन होगा और बाद में लिक्विड्स के फॉर्म में यहां पे जमा होगा। ये पहला लिक्विड निकल गया एसीटोन, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। टेंपरेचर और बढ़ाएंगे या वैसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो यहाँ बचेगा दूसरा कंपोनेंट वो रहेगा वाटर। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, यहाँ से फिर से वाटर की वेपर्स बाहर निकलेगी, वाटर को आप इस प्रकार से भी करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट जो है वो यहाँ एसीटोन जमा होगा, दूसरा कंपोनेंट वाटर यहाँ रहेगा। इस प्रकार से एसीटोन और वाटर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने जिस टेक्निक का यूज किया है, यहाँ हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, पार्ट छूट गया है, आई एम सॉरी, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहेगा ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। और कौन से मिक्सचर्स हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? तो दूसरा मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, सेकंड मिक्सचर रहेगा क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन और थर्ड मिक्सचर रहेगा डाइइथाइल ईथर एंड टोलुइन। दूसरा रहेगा क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन और तीसरा रहेगा एनिलीन, तीसरा रहेगा डाइइथाइल ईथर एंड टोलुइन। इस प्रकार से इन सभी मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो याद रखना है डिस्टिलेशन हम उन्हीं केसेस में यूज करते हैं जहां नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स को वोलेटाइल लिक्विड से सेपरेट किया जाता है, या जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस रहेगा हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हो गया थर्ड टेक्निक दैट इज डिस्टिलेशन। और इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। नंबर 4 रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब इसे कहाँ यूज करना है? तो ऐसे लिक्विड्स में जहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन रहेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी कम रहता है तो उस समय हम जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करना क्या पड़ता है? देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस प्रकार से रहेगा। अब इस थर्मोमीटर को हम यहां से रिमूव करेंगे और यहां पे हम फ्रैक्शनलिटी कॉलम का यूज करेंगे। फ्रैक्शनलिटी कॉलम का यूज करेंगे, इस प्रकार से रहेगा,
ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक रहेगा और यहाँ एक रबर कॉर्क लगा रहेगा और यहाँ ऐसे ग्लास बिट्स रहेगी। ये क्या रहेगी? अब ग्लास बिट्स। ग्लास बिट्स किस लिए हम ग्लास बिट का यूज करते हैं? टू प्रोवाइड द सरफेस फॉर कूलिंग। वेपर्स के कूलिंग के लिए सरफेस की आवश्यकता होती है, वो प्रोवाइड करने के लिए हम ग्लास बिट का यूज करते हैं। एंड दिस इज सेड टू बी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और ये जो आपको दिख रहा है वाटर कंडेंसर, यहाँ इस प्रकार से नहीं रहेगा। अब वाटर कंडेंसर को हम वाटर कंडेंसर को अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा वाटर कंडेंसर को। देखिए जरा, ये यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पे भी हमें जोड़ना पड़ेगा। और वाटर कंडेंसर को हम यहाँ निकालेंगे इस प्रकार से। ये रबर कॉर्क रहेगा। यहाँ फिर से वाटर कंडेंसर लगाएंगे। यहाँ रहेगा वाटर इनलेट, यहाँ रहेगा वाटर आउटलेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें क्या देना है? एसिडोकस वाटर नहीं रहेगा। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे क्रूड ऑयल, समझो हमने लिया क्रूड ऑयल, हमने लिया फॉर एग्जांपल। या बेटर हम कोई भी मिक्सचर ले सकते हैं। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हम लेंगे यहाँ पर। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेड ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि उसके लिए सेपरेट कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस प्रकार से ये अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये ऐसे लिक्विड्स में यूज किया जाता जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी कम रहता है। अब प्रोसीजर क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे हमने मिक्सचर को हीट करना है, मिक्सचर वेपराइज होगी और यहाँ से तक होने के बाद ये वेपर्स धीरे-धीरे यहाँ से ग्लास बीड से ऊपर जाएंगे और ग्लास बीड पे यही वेपर्स कंडेंस होगी। अब सबसे पहले कौन सी लिक्विड की वेपर्स कंडेंस होती है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसी लिक्विड के वेपर्स सबसे पहले कंडेंस होती है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसकी वेपर्स बाद में कंडेंस होती है और बाद में ये कंडेंस होकर धीरे-धीरे यहाँ से इधर चले आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ हमें लिक्विड के या मिक्सचर के फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से लिक्विड मिलते जाएगा, फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमें याद क्या रखना है? तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा उस लिक्विड की वेपर सबसे पहले कंडेंस होती है। और इसका एग्जांपल कौन सा है? सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सेपरेशन ऑफ fractions like petrol, diesel, kerosene from crude oil in petroleum industry। crude oil में कई fragments होते हैं। इन fragments को separate करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ सबसे पहले कौन सेपरेट होगा? डीजल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके बाद कौन सेपरेट होगा? केरोसिन, और सबसे आखिरी में गैसोलीन और पेट्रोल।
इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन होता है 200 से 350 डिग्री सेल्सियस, इसका रहेगा 150 से 200 डिग्री सेल्सियस और इसका रहता है 30 टू 150 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? डीजल का। सबसे पहले वही कंडेंस होकर निकल जाएगा, उसके बाद केरोसिन, नेक्स्ट फर्मेंट रहेगा और सबसे टॉप में रहेगा पेट्रोल। इस प्रकार से क्रूड ऑयल से हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन टेक्निक, हेंस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।